ये शूटर्स ये ट्रेंड कहाँ से आया? जो नौजवान फारिग है और थोड़ा सा भी क्रिमिनल माइंडेड है वो समझ ले शूटर है। शूटर जो होता है वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। लाहौर में सीसीडी के आने के बाद शूटर्स जो है ना होने के बराबर हैं। ये दुश्मनदारियां बढ़ने की वजह भी यही थी, जिसमें ये दो खानदानों की जो तीफी और ट्रका वाला ग्रुप की चली, नौजवान थे उनको इस्तेमाल कर लेते थे, खुद बरी हो जाते थे तो वो अंदर हो जाते थे, जिस अपने ये पैसे कमाने के लिए भत्ताखोरी करते थे। सियासी पार्टियां इनको पनाह दे देती थी जब ज़रूरत उन्हें पड़ती थी। ऐसे ऐसे लोग थे जो कि पूरे पूरे ख़ानदान मार देते थे। ये वेपन इतने आम कैसे हो गए? हमारे यहाँ पर जिस तरह इलाका गैर में वेपन बना, फिर यहाँ पर आया, जिस तरह वेपन के लाइसेंस जो हैं वो दिए गए। अभी सीसीडी ने ऐलान किया था जिस तरह जी हम इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, अब ये क्रैकडाउन हो नहीं सकता। कोई केस ऐसा जो आज तक आपको याद हो गया, ये वाला केस जो था, ये बड़ा खतरनाक क्राइम किया था इन्होंने? मुझे याद है कि 3 धमाके हुए थे। तीसरे धमाके में हम लोग काफ़ी करीब थे। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो मुझे साथ ही उमर विरक साहब मिल जाते हैं, जो SPCI है। वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, हम आगे चलना शुरू कर देते हैं उस स्पॉट की तरफ जहाँ तीसरा होना होता है, हमें नहीं पता। तो आगे से लोग रिटेलिएट उमर विरक को देख के करते हैं कि पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तुम कह रहे थे टेररिस्ट पकड़ लिए, तो ये क्या है? अभी हम मुड़ते ही हैं तो साथ ही वो जिस पॉइंट पे हम जा रहे थे वहाँ तीसरा ब्लास्ट हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टारगेट किलर और शूटर्स के हवाले से। शूटर्स कैसे बनते हैं और टारगेट किलर, तमाम तर चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब, इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो नुमान भाई आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया एहसन। आपसे मैं जानना चाहूँगा शूटर्स के हवाले से कि ये शूटर्स ये ट्रेंड कहाँ से आया सबसे पहले पाकिस्तान में? एहसन देखें, शूटर्स जो है ना, वो जैसे आपने कहा कैसे बनते हैं। जो नौजवान फारिग है और थोड़ा सा भी क्रिमिनल माइंडेड है वो समझ ले शूटर है। वो अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो हम्म, जो असल टारगेट किलिंग और शूटिंग है ना, ये शुरू हुई थी पहले श्रीलंका से। उसके अलावा दूसरे कई ममालिक पे जहाँ पे गैंग वॉर होती थी। फिर ये वर्ड ट्रांसफ़र होके आया हमारे कराची में, जहाँ पे लियारी में बहुत ज़्यादा गैंग वॉर हुई और वहाँ पे शूटर्स काम करते थे। फिर उस चीज़ को बेस बनाते हुए यहाँ पर ये वर्ड आया कोई 90s की दिहाई 90s में, जिस वक़्त MSF यहाँ पे थी। इसके अलावा कॉलेज यूनियंस थी और जो हमारे सियासतदान थे वो इन स्टूडेंट लीडर्स को यूज़ कर रहे थे। तो उसमें जो नए-नए नौजवान सामने आए, जो बाद में पुलिस मुकाबलों में ही मारे गए। आतिफ चौधरी था, अरशद अमीन चौधरी था, कई नाम ऐसे थे जिनके आगे लड़के जो थे नए-नए आते थे जिनको, और वो उनसे अपना कोई ना कोई मकसद पूरा करवाने के लिए कहीं पे फायरिंग करवा दी, किसी की टांग में गोली मरवा दी। तो ये वहाँ से शूटर का वर्ड शुरू हुआ। फिर ये यूज़ होने शुरू हो गया दुश्मनदारियों में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बंदे आपस में दुश्मनदारी में मरे भी। ठीक है। और अपने अपने शूटर्स बनाए इन लोगों ने? देखिए, शूटर किसी का नहीं होता। शूटर जो होता है वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ़ पैसे के लिए काम करता है। यहाँ पर ऐसे शूटर भी पकड़े गए जिन्होंने सब्ज़ाज़ार में एक मर्डर किया और बैरून मुल्क बैठा हुआ जो एक पीछे उनका मास्टरमाइंड था, उसने कैमरे लगाकर वहाँ पर लाइव अपने बंदे को जो है वो किलिंग करते हुए देखा। और उन नौजवानों को जब पकड़ा गया तो ये पता चला कि उनमें से एक ने 125 लिया था, एक मोटरसाइकिल सिर्फ लिया था और साथ कोई 2 से ढाई लाख रुपया लिया था, या उसने 40 से 50 हज़ार रुपये जो वो कैमरों का भरा था। मतलब एक जानी जो इंसान की कीमत है जान की, वो सिर्फ एक 1 to 5 या 2 ढाई बिल्कुल, लाख। बिल्कुल। इनमें अपनी ज़ुबान टर्म मुख्तलिफ यूज़ होती रही कि किसी को पंक्चर करना है, उसका मतलब है कि टाँग पे गोली मारनी है। फिर अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब लाहौर काफ़ी में कम। सीसीडी के आने के बाद शूटर्स जो है ना होने के बराबर हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अब सीसीडी के शूटर्स काम कर रहे हैं, सही, जो ठीक हो कि गया। पहले नहीं थे। क्योंकि अगर आप लाहौर के आखिरी 2 बड़े मर्डर देखें, एक तो बलाच का था, हाँ जी। बलाच के बाद फिर जावेद भट्ट का था। जवेद भट्ट का हमें सामने आया। उन दोनों मर्डर्स में जो तीफी भट्ट था उसके पास कोई शूटर नहीं था, तो जो एक उसका मुलाजिम मुबैना तौर पे था वो इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जो बलाज वगैरह के भाई थे अमीर मौसम, उनके पास भी कोई शूटर नहीं था। ठीक है। वो एक उनका जो मुलाजिम था आरिफ, उसके थ्रू वो 2 बंदे आए, अज़हर और वो, तो उस पे जो है उन्होंने जो जावेद भट्ट को फायरिंग करके कत्ल किया।
लेकिन जो अब सीसीडी ने स्टांस लिया वो सबसे बेहतर है। ये बहुत देर पहले लेना चाहिए था कि 109 में जिसने किसी को शूटर से मरवाया है जी। उसके साथ भी वही सलूक होगा जो शूटर के साथ होगा। शूटर मतलब पहले ये नहीं था। पहले ये नहीं था। पहले देखें ना 109 में ये दुश्मनदारियां बढ़ने की वजह भी यही थी, जिसमें ये दो खानदानों की जो तीफी और ट्रका वाला ग्रुप की चली कि ये लोगों आगे जो नौजवान थे उनको इस्तेमाल कर लेते थे, बाद में जो है वो इनका जो है ये खुद बरी हो जाते थे तो वो अंदर हो जाते थे। जिस तरह ये अब जो टीपू ट्रका वाला है इसके मर्डर में जो खुरम मुलजिम था वो अब बरी हो रहा है 16 साल बाद, वो अब बाहर निकला है। तो ये अब सीसीडी का अच्छा स्टांस है। लेकिन अगर आप बात करें वैसे शूटर्स की तो जो नौजवान अगर जिस तरह बिलाल यासीन पर फायरिंग हुई थी, हाँ, जो अब ये सिटिंग बताइए। मिनिस्टर भी जी। हैं, तो वो जो थे उन्होंने क्या किया था, आइस ली थी, सिर्फ नशावर चीज़ें ली थी और थोड़े से पैसे लिए थे। तो इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो कि नशे का इस्तेमाल करते हैं वो चलते फिरते शूटर्स हैं, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा टारगेट किलिंग क्या है? और ये शूटर्स ये क्या कैसे काम करते हैं और मतलब टारगेट किलिंग क्या होती है? ये बताइएगा, ये जान। देखिए टारगेट किलिंग जो है ये भी कराची से वर्ड निकला था। ठीक है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए टारगेट किलिंग का मतलब है कि ये वहाँ पर जो एक माफिया था क्रिमिनल्स का वो यूज़ करता था टारगेट किलिंग का वर्ड। उसमें ये होता था कि ये पहले भत्ते की पर्ची भेजते थे और उसमें कभी गोली रख के भेज दी कि हमें 10 लाख रुपए दे दो। ज़्यादातर ये बिजनेसमैन को टारगेट करते थे। अच्छा। उसमें टारगेट करने के बाद जब वो अगर नहीं देता था पैसे उनको, तावान ही आप एक तरह का कह सकते हैं, अगर नहीं देता था तो ये उस पे फायरिंग करवा देते थे। इसमें एक आधा बिजनेसमैन मरवा के तो ये होता था कि बाकियों से पैसे लेना आसान हो जाता था कि उन्हें पता होता था कि ये टारगेट जो है ये किल हो गया, उसकी किलिंग हो गई है, तो अगर नहीं देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। लाहौर में भी फिर इस तरह के कई वाक़यात हुए। ठीक है। अब टारगेट किलिंग का रिसेंटली वाक़या जिस तरह जी, जी। ये जो हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर एक हॉस्पिटल है करीब ही, उसके मालिक कत्ल हुए डॉक्टर शाहिद, बिल्कुल। वो भी टारगेट रिसेंट। किलिंग में मारे गए। ठीक है। बेसिकली जो एक शूटर्स हैं वो किसी को मारते हैं तो वो टारगेट किलिंग है, क्योंकि टारगेट उन्हें एक ठीक है। टारगेट दिया जाता है जी। जिस पे वो मार देते हैं। लेकिन ठीक है। असल वर्ड जो है ये कराची से टारगेट किलिंग का उस वक्त निकाला था जब जो भत्ता वसूल करने के लिए पर्चियाँ जाती थी और उनमें भत्ता नहीं मिलता था तो वो जिसको ठीक है। मारते थे वो टारगेट किलिंग होती थी। सही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कोड वर्ड्स क्या होते हैं? अगर आपने किसी को कत्ल करवाना है या किसी की टाँग पे गोली मरवानी है या किसी के बाजू पे, तो ये क्या-क्या कोड वर्ड्स रखे हुए हैं इन्होंने? देखिए ऐसा मुख्तलिफ जी, जी। वर्ड, ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वर्ड रहे। मसलन किसी को ठीक है। अगर मारना है जी, जी। तो ये है कि उसको बिल्कुल वो जिस तरह हमारे कई सीनियर साहब भी बताते होते थे कि एक तीफी भट्ट साहब कहते थे नक्शा खींच दो, ठीक है। ठीक है। किसी को वैसे किसी की टांग पे गोली मारनी उसको पंक्चर कर दें। लेकिन अब ये टर्म यूज़ होने लग पड़ी सीसीडी के एनकाउंटर्स में। मैं फ्राई आ गया जी, फुल फ्राई कर दें, पुलिस हाफ मुकाबले फ्राई, में फुल मारा फ्राई। गया, हाफ फ्राई में जो है वो उसकी टांगें वगैरह ज़ख्मी हो गई। फिर क्वार्टर फ्राई आ गए जिसमें अब नेफ़ों में पिस्तौल चलने शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल तो सही। वो मुख्तलिफ टर्म मुख्तलिफ वक्त में जो है वो मुख्तलिफ रही हैं। मत्था रंग दें इसका, किसी के दरवाज़ों पे फायरिंग करवा दी। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही हैं। इनका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो अब सीसीडी के आने के बाद निकला है। ठीक है। अच्छा, नुमान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुराने पीछे चले जाएँ, तो ये कैसे शूटर्स काम करते थे और कौन-सा बदमाश सबसे पहले इसका कत्ल किया गया शूटर्स के थ्रू? देखिए शूटर्स के थ्रू जो लाहौर की मशहूर दुश्मनियों में तो आप कहें कि जी। जो नाम है वो बिला ट्रक्का वाले का ही है। ठीक है। उसमें भी जो झगड़ा उनका तीफी बट से चला एक दौर में, हुँ। उन्होंने अपने डेरे पे जो एक मज़दूर था, उसके बेटे थे नीफर बाबा जो कि टीपू के साथ बतौर गनमैन चलने लग पड़े। उसके बाद एक अमीर तारा वाला था, ठीक है। वो मर्डर हो गया तो उसका इल्ज़ाम जो है वो लग गया टीपू पर। और साथ जो ये हनीफ़ा और बाबा थे, ये जेल चले गए। तो जो पता चला उस वक़्त के हनीफ़ा और बाबा को बिल्ले ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया और वो बाहर आ गए। वो बाहर नहीं आए, जो इनका बेटा था टीपू उसको निकलवा लिया। तो उसके बाद उन्होंने निकल कर जो है वो सबसे पहले बिल्ला ट्रक्का वाले का मर्डर किया था। और जिसमें ये बताया जाता है कि वो तीफी बट की माँ पे किया था, लेकिन तीफी बट उसमें
बेगुनाह हो गया था। तो ये शूटर का सिलसिला लाहौर में बहुत पुराना चलता आ रहा है। इसमें ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो उस दौर के स्टूडेंट यूनियंस थी, जिसमें ब्लैक ईगल बड़ी मशहूर थी, वो यूज़ होते रहे। फिर उसके अलावा एमएसएफ आई बाद में, वो यूज़ होते रहे। लेकिन ये इन लोगों ने ज़्यादातर जो है वो काम किया है सियासी पार्टियों के लिए भत्ताखोरी, अपने ये पैसे कमाने के लिए भत्ताखोरी करते थे। सियासी पार्टियाँ इनको पनाह दे देती थीं और उसके बाद जो है ये फिर जब ज़रूरत उन्हें पड़ती थी तो किसी न किसी की टांग पे गोली मार दी या वैसे किसी को मार दिया। तो ये कह लें कि आप पाकिस्तान बनने से ये सिलसिला चलता आ रहा है, सिलसिला ये चल रहा है तब से। चल रहा है अच्छा ये। नुमान भाई, आप मुझे बताइएगा ये क्या उम्र होती है जब ये शूटर को तैयार किया जाता है, उसका ज़हन बनाया जाता है? देखिए, ऐसा शूटर की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि जो नौजवान कई पकड़े गए हैं मुख्तलिफ केसेस में, उसमें आपको ज़्यादातर लड़के मिलेंगे 16, 17, 18 साल के, 20 साल के, इस एज तक, इस एज के ज़्यादा जिन्होंने लड़के मिलते हैं। कोई इंडियन मूवीज़ में गैंगस्टर्स वाली मूवीज़ में देख के उनको अपना आइडियल बना लिया है। ठीक है। और कई करैक्टर लाहौर में ऐसे रहे, जैसे नवीद लम्बी वाला था। वो लोग बताते हैं कि अपने आप को वो संजय दत्त कहलवाता था। तो इस तरह के कई करैक्टर हैं जो कि उनसे इंस्पायर हो जाते थे। एक गैंग था, मुझे याद है, वो CIA उसको पकड़ा था इकबाल टाउन ने। ठीक है। वो लोग बाकायदा नशा करते थे। वो इसी तरह बंदों को मारने के बाद गाने लगा के एक इंडियन मूवी के तो उन पर डांस करते थे अच्छा। और वो स्निफिंग करते थे और साथ उन्होंने डांस करते हुए फायरिंग भी करनी। वो अपना पूरा एक इंडियन मूवी वाला गैंगस्टर्स वाला माहौल बनाते थे। मतलब एक पूरा गैंग बनाया हुआ पूरा था उन्होंने। गैंग बनाया हुआ था। ठीक है। उनको मेरे ख्याल से उमर विर्क उस वक्त SSP CIA थे, उन्होंने पकड़ा था वो गैंग। ठीक तो है। उसमें नौजवान जो थे उनके एजेस जो थी, एज ग्रुप, वो 16 से 22-23 साल तक का था। अब आप रिसेंटली देखें जो बलाज का मर्डर हुआ, इसमें जो शूटर था वो कोई 56-7 ईयर्स का था। जो जवेद भट्ट का मर्डर हुआ उसमें जो शूटर था वो 50+ था। तो शूटर की कोई एज नहीं, जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ी वो क्रिमिनल माइंडेड है और उसको ये लगता है कि ये आसान टारगेट है कि मैं किसी को मार के तो इस तरह पैसे ले लूँगा, वो चाहे मंशियात के लिए ले या अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए ले, वो शूटर तैयार है। ठीक है। अच्छा कराची में, क्योंकि कराची से ज़्यादा जो हमें सुनने में आया क्राइम ज़्यादा था और शूटर्स भी ज़्यादा थे, ये किस तरह काम करते थे कराची में और किन किन लोगों को इन्होंने टारगेट किया? देखिए, कराची में तो अभी जैसे एक इंडियन मूवी बनी, हाँ। वो रहमान धुरंधर। डकैत वाली, जी जी। वो उसने अच्छा खासा बिजनेस किया, क्योंकि हम्म। कई लोगों को पता ही नहीं था लियारी की क्या स्टोरी है। थोड़ा सा बताएं नुमान भाई लियारी की चौधरी स्टोरी। असलम साहब जो हैं, वो जिस तरह लाहौर जी। में उमर विर्क साहब का नाम था, कराची में उनका नाम था। तो ठीक है। रहमान डकैत जो था वो भी डकैत तो नहीं था, खैर वो वहाँ का सरदार कहलाता था, जो कि बलोच कम्युनिटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। उसमें उसके भी वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। उसका भी एक जो था, चचा कह लें, कज़न कह लें, उनके साथ उनकी दुश्मनी पड़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर असल में कराची में भी हालात ये हैं कि किसी न किसी को सपोर्ट करने के लिए आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पर सियासी पार्टियाँ जो हैं, जिस तरह उसमें मूवी में भी दिखाया गया, उन्होंने रहमान बलोच को भी यूज़ किया। उन्होंने वहाँ पर और जो इसके थे कज़न, उनको भी यूज़ किया। तो ये कराची में जो एक लियारी था, ये बेसिकली हब था वहाँ पे। उस हब के बाद वहाँ से कई करैक्टर निकले। अभी तो एक मूवी आई है, ये और ढूँढ के और भी बनाएँगे, कई निकलेंगी इसमें। उज़ैर बलोच है जिस तरह, इस तरह ये आहिस्ता-आहिस्ता कई करैक्टर निकलेंगे। लेकिन असल जो है वो यही है कि शूटर्स जो हैं वो चाहे लाहौर में हों, ठीक है। चाहे वो कराची में हों, वो आपके जो यूज़ होते हैं वो आपकी किसी न किसी की सपोर्ट के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो चाहे पुलिस की सपोर्ट हो, चाहे सियासी पार्टियों की हो। ये अभी तो हम शूटर्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा-सा अगर आप इसको बाहर देखें ना, थोड़े से हाँ। वाइड एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर लाहौर में जिस वक़्त मुझे याद है, राना जब्बार जो थे, वो CCD में काम कर रहे CTD में काम कर रहे थे, CTD बिल्कुल। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। तो बन्नू में एक धमाका हुआ था, जो कि नवानियों के डेरे पे हुआ था। उसमें उन्होंने मुलज़िम पकड़े थे।
ठीक है। तो उसमें ये पता चला था कि टांक से ये 2.5 से 3 लाख रुपए के इन्होंने सुसाइडर लिया, अच्छा। जो खुदकुश बमबार था। ठीक है। 1.5 से 2 लाख रुपए की उस वक्त उन्होंने खुदकुश जैकेट ली। अच्छा। 50,000 रुपया दिया फैसिलिटेटर को, ठीक 1 है। लाख रुपए एक और बंदे को दिया, और वो कोई 80-90 करोड़ रुपए का फैसला होना था जिस शख्स का, उसने वो खुदकुश बमबार वहाँ डेरे पे लाकर एक दिन पहले बिठा दिया, और वहाँ पर उसने धमाका किया तो उसमें कोई 150 से 200 बंदा जो है वो जाँ बहक हुआ था। हम्म। तो अच्छा। जहाँ पर इस हद तक चीज़ें चली जाएँ, वहाँ पे शूटर मतलब इतने मायने नहीं कम रखते। पैसों में इतने आप कम पैसों में यहाँ पर इस तरह के सारी खुदकुश चीज़ें हमले मिल होते जाती। रहे। ठीक है। अच्छा, मैं नुमान भाई जानना चाहूँगा कि ये दुनिया में अभी तक ये चल रहा ट्रेंड शूटर्स का, यूरोप साइड पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी ऐसे केस सामने कहीं गए। देखिए ऐसा ये ज़्यादातर ट्रेंड अगर देखा जाए ना तो ये मेक्सिको से स्टार्ट हुआ हुआ है। वहाँ पे मंशियात भी ज़्यादा है, और मंशियात फरोशी की वजह से ही वहाँ पर गैंग्स बने हुए बाकायदा, हम्म। और वो गैंग वॉर में शूटर्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें किसी दौर में काले और गोरों की लड़ाई होती रही, उसके बाद नस्ली वहाँ पर जो एक कह लें कि आपस में तनाव रहा बहुत ज़्यादा। तो ठीक है। वो ये गैंगस्टर बेसिकली वहाँ से निकले हुए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। सही है। उसमें जिस तरह ये अभी हमारी जो ओसीयू थी पहले, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, जी जी। सीसीडी बनने से पहले इन्होंने एक जॉर्डन गैंग पकड़ा था हाँ, जिसके एग्जैक्ट। पास से बहुत मंशियात बरामद हुई थी। तो ये मंशियात फरोशी का वो इंटरनेशनल गैंग था। वो ठीक है। मुख्तलिफ ममालिक में उनके कारिंदे काम करते थे, और ये हमेशा पैसे के लेन देन पे या ताकत के इस्तेमाल के लिए या ताकत पर कब्जे के लिए ये किलिंग जो है वो शुरू होती है। ठीक है। किसी डॉन को मारकर ही दूसरा डॉन वहाँ पर आता है। हम्म। तो यही सूरत हाल पूरी दुनिया से पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। सही है। मैं अभी यहाँ पे तो लोगों को नहीं पता, जिस तरह बहुत सारी दुश्मनदारियाँ थी जिनमें कईयों की सुलह हुई। ये तो सिर्फ लाहौर की आपको एक दो दुश्मनियों को पता है, वरना फैसलाबाद में, गुजरात में ठीक है। ऐसे ऐसे लोग थे जो कि पूरे पूरे ख़ानदान मार देते थे। मुझे याद है कि 2011 की बात है, मैं गुजरात गया था। वहाँ पे एक टेंडा ग्रुप था। अच्छा। उसने वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के साथ इलाका लगता था। ठीक है। वहाँ पर उनकी दुश्मनी चल रही थी, तो सर्दियों के दिन थे। हम वहाँ पर जब पहुँचे तो पता चला कि वो लोग जो उनकी मुखालिफ पार्टी थी, हम्म। वो एक बोर कर रहे थे, ट्यूबवेल लगाना था उन्होंने। ठीक है। तो वो ग्रुप आया और उन्होंने फायरिंग करके उनके 15 बंदे मार दिए। 15 बंदे। 15 बंदे वहाँ अच्छा। पे मार दिए। और वो मैं वहाँ पर बैठा, जो पुलिस आई वहाँ पर सारा कॉर्डन किया हुआ था उन्होंने बाद में। तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैं कहा यार ये दुश्मनी का इनके ये लेवल है? कहते जी सर अभी भी कोई पता नहीं कि वो देखें कि इनके और अजीज़ो कारेबाग हैं तो वो रॉकेट लॉन्चर मार दें। अच्छा। इस तरह वेपन पंजाब में जो है वो दुश्मनदारियों में इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है। ये वेपन इतने आम कैसे हो गए नुमान भाई, हर किसी की एक्सेस में आ गए? देखिए इंडिया में ये इस तरह नहीं है। इंडिया में वेपन इस तरह नहीं है जिस तरह वहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाले के बाद सुना आपने मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसके पास 7,000 शूटर है अपना अच्छा। वहाँ सौ पर उस पूरे सात एरिया में। हजार शूटर इंडिया की हमसे आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो बिल्कुल ठीक। वो लेकिन उनके पास वेपन इस तरह नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ पर जिस तरह इलाका गैर में वेपन बना, हाँ जी। फिर यहाँ पर आया, ठीक और है। जिस तरह वेपन के लाइसेंस जो हैं हम्म। वो दिए गए। अभी सीसीडी ने ऐलान किया था जिस तरह जी हम इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। अब ये क्रैकडाउन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उसमें आप किस किस का जो है वो वेपन लेंगे, जब्त करेंगे, और फिर रियासत उस तरह जिम्मेदारी भी नहीं उठाती किसी की जो हिफाजत की है। सही है। यहाँ पे तो राह चलते बंदे को लूट लेते हैं। तो वो बिल्कुल ये ठीक। वेपन सारा यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में इलाका गैर से इधर आता रहा, ठीक है। जो कि यहाँ पर क्योंकि फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो वेपन बाहर जाना था वो अंदर ही आता रहा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा वेपन आया। ठीक है। नुमान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी में किस किस तरह के केस देखे क्राइम के, वो बताइएगा। देखिए ऐसा कोई केस ऐसा जो आज तक आपको याद हो गया, ये वाला केस जो था ये बड़ा खतरनाक क्राइम किया था इन्होंने, या क्रिमिनल से? देखिए बहुत सारे केसेस थे। जी। असल में हर दौर में हम लोगों ने मुख्तलिफ रिपोर्टिंग की। बिल्कुल ठीक। जो एक क्राइम रिपोर्टिंग होती है ना, हम्म। वो तो आप कह लें कि क्राइम तो शुरू हो जाता है आपका कि चोरी से भी,
एक पॉकेट किसी की मारी गई है तो उससे भी क्राइम शुरू हो जाता है, तो वो एंड मर्डर तक भी जाता है। हमने वो भी रिपोर्टिंग की, सेक्टेरियन वायलेंस भी कवर किया, और वो सबसे मुश्किल काम था अच्छा। क्योंकि जो पार्टीज आपस में रिलीजियस जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। खतरनाक होता है। उसके बाद टेररिज्म भी देखा, टेररिज्म बहुत खौफनाक हद तक देखा हमने। फिर वॉर रिपोर्टिंग आपने भी हमारे साथ ही की, जो पाकिस्तान इंडिया की अब जंग लगी, तो ये क्राइम रिपोर्टिंग में तो सारी चीज़ें देख ली। इसमें बहुत सारी जो असल में ख़तरनाक चीज़ें हैं ना वो आई थी, जो 2008 से लेके 2011 तक का एक पूरा स्पैम था जिसमें टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसमें वो कह लें कि आप दूसरी है वो इबादत गाहों पे हमले भी हुए, 100-100 बंदे कत्ल हुए। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको याद रह जाती हैं। इसमें एक मुझे याद है कि 2000 शायद 8 की बात है, टेररिज्म चल रहा था बहुत ज़्यादा। उन दिनों में मैं और शराज थे, जो वो भी सहाफ़ी हैं, हम लोग इकबाल टाउन बैठे हुए थे एक पुलिस स्टेशन में, इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ का एसएचओ उस वक़्त रियाज़ अब्बास था। थोड़े दिन पहले ना एक वारदात हुई थी लाहौर में मनी चेंजर्स की, अच्छा। गार्डन टाउन में। उन्होंने कोई पौने 2 करोड़ रुपए की वारदात उस वक़्त में की थी, उस टाइम पे उस 2008 टाइम में। पे। उसमें एक बंदे जो है ना वो एक बंदा मेन मिसिंग था, ठीक है। बाकी बंदे इन्होंने पकड़ लिए थे, हम्म। उनके पास वेपन थे। उसमें रियाज़ अब्बास को थ्रेट आती है कि तुम जो है वो उनको छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें उड़ा देंगे धमाके में। वो परेशानी की आलम में जो है ना वो आता है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करता है, वो एक रपट लिख देता है वहाँ पे कि मुझे वो ये नंबर से अफ़गानिस्तान से बैरून मुल्क से कॉल आई है, तो हमें वो बताता है और वो हमें ही कहता है कि आप मुझे ना थोड़ी दूर उतार दें। ठीक है। मीनवाइल जो सुहेल चौधरी साहब हैं, वो आजकल आरपीओ फैसलाबाद है, वो एसपी मॉल्टन होते हैं। 13 अगस्त की रात होती है, हम्म। वो ड्यूटी जो है ना वो चेक करने के लिए इसको कॉल करते हैं कि यार मुझे कोई नफरी नज़र नहीं आ रही, हुल्लड़बाजी होती है, तो तुम कहाँ हो? उसमें वो बताता है कि सर इस तरह वो जो टेररिस्ट मिसिंग है ना उसकी तरफ से थ्रेट आई है, तो मैं उसके पीछे ही हूँ। ठीक है। हम थाने के गेट पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं उसके पीछे निकल रहा हूँ। ये अब हम इसको थोड़ी दूर उतारते हैं थाने से, तो सुहेल चौधरी वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि यार नफरी नज़र नहीं आ रही। तो वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है जाफ़र बलोच, वो इससे बड़ा रिजेम्बलेंस रखता है, बियर्ड होता है थोड़ा। वो उसको कहता है तुम नफरी सेट कराओ। अब वो सड़क के दूसरी तरफ सुसाइड बॉम्बर जो है वो वेट कर रहा होता है, और वो उसके पास जो पिक्चर होती है उसके मुताबिक वो जाफ़र बलोच ही उसको वो लगता अच्छा। है कि ये रियाज़ अब्बास ही है। ठीक तो है। अभी हम मेरे ख्याल से कुछ चंद किलोमीटर के चंद मीटर के फासले पे होंगे। तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो अपनी यूनिफ़ॉर्म सेट करते हुए नफरी को इकट्ठा करने के वो सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। उसमें कोई 7-8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। इसी तरह जो 21 रमज़ान पे हुआ था, वो भी बड़ा खौफनाक था, जिसमें मुझे याद है कि 3 धमाके हुए थे। तीसरे धमाके में हम लोग काफ़ी करीब थे। वो कौन तो कौन सी जगह पे हुए थे और अब वो कौन सा धमाका था जहाँ पे आप? वो 21 रमज़ान का था। ठीक है। उस वक़्त हम सब लोग कवरेज कर रहे थे। मेरे साथ चैनल में उमर जावेद होते थे, मैंने उन्हें रिप्लेस करना था। ठीक है। तो उन्हें उनकी मुझे कॉल आती है कि यार तूने रिप्लेस नहीं करना। मैं कहा यार बस आ रहा हूँ। तो मीनवाइल मुझे याद है कि ऑफिस से एक असाइनमेंट और आ जाती है। वो करीबी एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, वो नैब पकड़ लेते हैं, हम्म। तो मैं उधर चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ जाके कवर करके, तो हमारी एक कुलीग की तरफ अफ्तारी थी, हम वहाँ अफ्तारी करने बैठ जाते। सो मुजाहिद शेख भी मेरे साथ थे। तो हम वहाँ पे अफ्तारी कर रहे होते हैं, तो लाइव कवरेज चल रही होती है 21 रमज़ान के जुलूस की। तो एक टिकर चलता है कि एंट्री पॉइंट पर जो उर्दू बाज़ार है वहाँ पे धमाका हुआ। अच्छा। तो मैं देखता हूँ तो साथ ही टिकर ये चलता है कि नहीं, ये ट्रांसफार्मर फटा। ठीक है। एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद एक और टिकर चलता है, जी एक और धमाका सुना गया। तो मैं मुजाहिद को कहा, मैं कहा उठ मुजाहिद, ये ट्रांसफार्मर नहीं है। हम वहाँ पे फटाफट रश करते हुए पहुँचते हैं ऑफिस से डीएसएनजी लेके। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो मुझे साथ ही उमर विरक साहब मिल जाते हैं, हम्म। जो एसपीसीआई है। वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, हम आगे चलना शुरू कर देते हैं उस स्पॉट की तरफ जहाँ तीसरा होना होता है, हमें नहीं पता। हम्म। तो आगे से लोग रिटेलिएट उमर विरक को देख के करते हैं कि पत्थर मारना शुरू कर देते हैं अच्छा। कि तुम कह रहे थे टेररिस्ट पकड़ लिए, तो ये क्या है। हम्म। तो वो मुझे याद है, वो मुझे कहते हैं वापस चलिए तीसरा भी हो जाना।
अभी हम मुड़ते ही हैं तो साथ ही वो जिस पॉइंट पे हम जा रहे थे वहाँ तीसरा ब्लास्ट हुए थे, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उसी में हुआ था, कैजुअल्टीज जो थी। ठीक है। उसके बाद बहुत चीज़ें चलती रही, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो चलती रही ठीक मुख्तलिफ है। औकात में। हम्म, कई केसेस ऐसे आते रहे जिनका पता नहीं होता था। ठीक है। मैं जो लाइफ के बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं कि हम्म, हम लोग कवरेज कर रहे थे एक, ठीक है। मुझे याद है रेस्क्यू 1122 का उस वक़्त 5 लाख ऑपरेशन मुकम्मल हुए थे। अच्छा। 2011-12 की बात है ये। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि ग्रुप में बैठते थे दोस्त वगैरह, तो सही। ज़्यादा दोस्ती शराज से थी, मलक फ़याज़ से थी, ठीक है। जो सीनियर हैं। जी। अब सारे सीनियर हो गए हैं। सही। तो डॉक्टर रिजवान नसीर जो है ये उस वक़्त इन्होंने सारी अपनी बताई कि रेस्क्यू ने हमारे ये किया। तो उस वक़्त हमें आइडिया नहीं था, ये मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ कि शरारतन जो है वो ठीक है। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने बेनज़ीर की जाए शहादत किसके कहने पे हुई थी? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये रेलिवेंट नहीं है। तो हमने कहा जी लाइव जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त के पुलिस ऑफिसर्स के कहने पे। तो साथ ही मेरे साथ अच्छा। शराज बैठा हुआ था। शराज ने, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि सऊद अजीज़ के कहने पे हुई थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो वो ओके। टिक्कर चलने शुरू हो गए। उस वक्त ठीक है। गवर्नमेंट भी जो है वो पीपल्स पार्टी की थी। हम्म, मुझे बाकायदा ऑफिस से कॉल आई कि इनका एक अलहदा सॉर्ट कर लें। ठीक है। तो मैंने वो भी कर लिया एहतियातन। मुझे आइडिया नहीं था कि नहीं चीज़ें था। किस तरफ जा रही हैं। हम्म, उस वक्त फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, ठीक जो है। प्रेसिडेंट अब भी जरदारी हैं उनके कहने पे। हम्म, सऊद अजीज़ साहब मेरे ख्याल से 2 साल अंदर रहे। उस अच्छा। वक्त सारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सारे दोबारा री इन्वेस्टिगेट हुए बेनज़ीर मर्डर केस में। ठीक है। तो वो हमें आइडिया नहीं होता था कई दफ़ा कि क्या चीज़ें हो रही। इसी तरह मुझे याद है श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ था, श्रीलंकन टीम के ऊपर बिल्कुल। तो परवेज़ राठौर साहब थे सीसीपीओ लाहौर। ठीक है। तो एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह था जो कि पुलिस लाइंस में था। हम्म, तो वहाँ पर हम लोग सारे स्पॉट पे खड़े हुए थे। वो हॉस्पिटल का इफ्तिताह था, इफ्तिताह हुआ। तो हमारी तो यही कोशिश होती थी कि कोई ख़बर बन जाए। बिल्कुल इसी तरह। तो कोई ठीक है। ख़बर पूछने के लिए अल्लाह बख्शे हम्म, असद साई साहब थे, ठीक है। वो थे अहमद फराज है जिस तरह। तो जी। कोशिश ये होती थी कि खबर बन जाए, हम्म, ऐसा सवाल पूछा जाए ठीक है। तो तगड़ा सवाल पूछा है। कोई भी हट के। जो कि अच्छा। अलहदा हेडलाइन निकला है। बिल्कुल ठीक तो है। मैंने सही। उनसे सवाल किया परवेज़ राठौर साहब से। मैं कहा जी ये तो ठीक है, ये बताएं कि वो जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था वो हम्म, उसमें कौन मुलव्वस है? उन्होंने कहा जी अच्छा। बैरूनी हाथ मुलव्वस है। तो ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मेरे साथ कौन खड़ा था। उसने कहा था कि अफगानिस्तान आपका? कहते नहीं नहीं अच्छा। नहीं, अफगानिस्तान नहीं, इंडिया मुलव्वस है। ठीक है। तो हम लोग सारे, मुझे याद है अच्छी तरह, हम सब ने माइक छोड़े वहीं पे। ठीक है। तो हमने फटाफट ऑफिस टिकट लिखवाने शुरू कर दिए कि इस तरह जी श्रीलंकन हमला, ठीक है। श्रीलंकन अटैक में जो है इंडियन मुलव्वस है। ठीक है। तो वो हेडलाइन शुरू हो गई। उस पर उस वक्त जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। इंडियन मिनिस्टर्स ने की कि सीसीपीओ लाहौर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। तो ये वो वाली रात को खबर मुझे के ऊपर। परवेज राठौर साहब की कॉल आई और तू मैंने केड़ा ठीक जाब च फसाता ये अच्छा, सवाल सी सही करने है। वाला वो देख। वो तो इतना पुराना सवाल। वो सारे मेरे ठीक मगर है। पे आ गए एजेंसियां के हम्म, की किया कि तो इंडियन जड़ा प्रेशर वो अलग से आ गया। वो अलग से आ गया। तो ठीक है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सही। आपको याद रह जाती हैं। सही। क्राइम रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल है, इसमें थ्रेड्स भी मिले कभी मान भाई? देखिए ऐसा, अब तो थ्रेड्स दफ्तर से मिलते हैं, काम करो वरना निकाल देंगे बस। सही है। अदरवाइज जो ऐसे ही है, पहले काम दौर तो था ना करें। वो खतरनाक था, खास हम्म। तौर पर जिस वक्त हम सेक्टेरियन वायलेंस कवर कर रहे थे या अच्छा। टेररिज्म हमने कवर करना शुरू किया, बिल्कुल ठीक। उस कभी वक्त ये नहीं खतरा सोचा ज़्यादा था। नुमान भाई कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है, कि दोबारा भी हो जाए? दोबारा भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। ये खौफ क्या है, ये बस ड्यूटी का हिस्सा है। असल जब में ड्यूटी हम करनी है वो लोग दिल बड़ा करके। बस उस तरह ही ठीक है है। कि जब धमाका होता है तो लोग बाहर को भाग रहे होते हैं, हम्म। हम उस साइड पे भाग रहे होते हैं, हमें कोई विजुअल मिल जाए, हाँ। कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिल्कुल। पिशावर में इस तरह एक दो दफ़ा हुआ था जब, ठीक है। तो जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब जख्मी को शिफ्ट किया गया तो हॉस्पिटल में भी हो गया या उसी हम्म। जगह पर दूसरा भी हो गया। तो उसके हम्म। बाद डर तो लगता है इंसान को, ये नहीं है कि इतने को बहादुर है, हाँ, लेकिन मजबूरी है कि वो ड्यूटी भी होती, ड्यूटी है वो पूरी तो वो करनी है। पूरी करनी है। कई दफ़े ऐसे हुआ है कि मुझे याद है, अब आपने ये बात की तो हम्म। एक लाहौर में धमाका हुआ था चेलम पर, ठीक है। जो कि जब दाता साहब का उर्स और चेलम इकट्ठा चल रहा था। ठीक है। हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर थे मकसूद हीरा साहब, हम्म। उन्हें मैंने रिप्लेस करना था। ठीक है।
तो मैं अनारकली वाली साइड से आया, तो मुझे याद है इंस्पेक्टर रफ़ीक होता था एक, वो वहाँ पे खड़ा हुआ, और थोड़ी दूरी डीएसपी, आजकल वो एसएसपी होने वाले हैं, एसपी जो हैं इमरान करामत बुखारी, वो बैठे हुए थे, वो डीएसपी थे। ठीक है। तो मुझे वो रफ़ीक साहब मिले, तो इमरान करामत बुखारी साहब ने मुझे कहा कि यार तुम ना चाय पी लो। ठीक है। मैं कहा सर मैं सिर्फ रिप्लेस कर दूं रिपोर्टर को, तो मैं आ रहा हूँ बस आपके पास। सही। मैंने रिपोर्टर को जाके इतना कहा, मैं कहा मकसूद भाई आप चले जाएं, मैं आ गया हूँ। तो ठीक मैंने है। उन्हें कहा, मैं उनसे चीज़ें ली हैं, उन्होंने सही। 6 बजे का वहाँ पे बीपर किया, हम्म। क्योंकि वो उर्स की सिक्योरिटी पे और ये वो। तो साथ ही मैं उस तरफ वापस चल पड़ा हूँ, तो मेरे पहुंचने से पहले एकदम आवाज़ आई है, उसी पॉइंट पर सेम धमाका हो गया वहाँ पे। और मुझे सबसे पहले उन पुलिस वालों की फिक्र थी कि वो जो बच वहाँ गए, पे लेकिन उसमें से 1-2 ज़ख्मी थे, लेकिन वो बच गए थे। बच गए। तो सही। इस तरह की चीज़ें इस फिर तरह की चीज़ें। साथ-साथ चलती रहती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपके वक़्त का। नाज़रीन मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।